are discussing or we are continuing with the cell theory, right? As far as last lecture is concerned, we discussed and dealt with some basic things. After we dealt with few basic things earlier, like in particular, if you talk about last class, we said according to cell theory that even if an organism has different types of cells according to different types of functions within his or her body, there lies a fundamental similarity amongst all different cells in an organism. हिंदी में कहे तो भले ही एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फंक्शन के हिसाब से अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हो, लेकिन सभी सेल्स के बीच अगर कंपेयर किया जाए तो देयर आर सर्टन बेसिक सिमिलैरिटीज. वहाँ पे कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज है जो सभी में कॉमन है. जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमको बताया था कि भले ही सेल का फंक्शन कुछ भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गए, भले ही सेल का फंक्शन कुछ भी हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, भले ही सेल अलग अलग फंक्शंस करे, सेल अलग अलग टाइप की हो, लेकिन न्यूक्लियस या उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो कॉमन होगा ही, राइट. फिर हमने जेनेटिक मटेरियल से जुड़ा हुआ भी एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई सेल की सभी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स है वो उसी सेल के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल में होते हैं, और सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा ये डिपेंड करता है कि सेल कौन से टाइप की है. जैसे यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. फिर हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने का कारण या रीज़न होता है उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स के नंबर में बढ़ोतरी होना या सेल्स का नंबर बढ़ना. अब इसी को हम थोड़ा आगे और लेके जाते हैं और इस सेल थ्योरी में आगे क्या हमको बताया गया इसको हम देखते हैं. देखो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे 7th पॉइंट तक हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी 8th पॉइंट से हम कंटिन्यू करते हैं. व्हाट इज रिटन इन द 8th पॉइंट, जस्ट गिव अ फोकस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू 7th पॉइंट. लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्क्राइब किया था उसी की अगली कड़ी या उसी का अगला एक्सटेंशन है 8th पॉइंट. सो जस्ट रिलेट दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट which you previously studied. What is written? Despite presence of all the genetic information, cell at a time uses only part of its information, that is function specific. हिंदी में इसको हम थोड़ा सा बोले या इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में डिस्क्राइब करें तो इसमें ऐसा बताया गया है कि भले ही सेल के पास एक साथ पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन कोई भी सेल एट अ टाइम अपनी पूरे के पूरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करती. वो उसके स्पेसिफिक पार्ट का इस्तेमाल करती है जो उस सेल के फंक्शन से जुड़ा हुआ है. इसको थोड़ा सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो सपोज करो कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, ठीक, और एक पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो तुम जगह पे रखते हो, और एक मोबाइल है, बराबर. तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? तीनों ही ऐसे डिवाइस है जिसमें डिस्प्ले है, स्क्रीन है, ठीक. अब तुम अगर पोजेशन की बात करो तो कंप्यूटर भी तुम्हारा है, ठीक, लैपटॉप भी तुम्हारा है और मोबाइल भी तुम्हारा है. लेकिन क्या तुम कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल तीनों एक साथ यूज करते हो? है तो तीनों तुम्हारे, लेकिन क्या तुम तीनों डिवाइसेस को एक साथ यूज करते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि तुम मोबाइल तब यूज करोगे जब तुम्हारा काम मोबाइल पर ज़्यादा सही तरीके से या ज़्यादा एफिशिएंटली हो सके. अगर तुमको बैठ के काम करना है तो डेस्कटॉप इज़ द मोर प्रिफरेबल ऑप्शन, और अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुमको हेवी वर्क करना है तो तुम लैपटॉप यूज़ करोगे. अगर तुम्हारे पास 2 व्हीकल्स हैं और तुमको
मार्केट से सामान लाना है तो तुम बाइक यूज़ करोगे या मोपेड यूज़ करोगे? मोपेड और बाइक दोनों तुम्हारी है, लेकिन तुम मोपेड को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे क्योंकि उसमें सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह है। लेकिन मोपेड भी तुम्हारी है और बाइक भी तुम्हारी है, बट लॉन्ग जर्नी के लिए तुम बाइक प्रेफर करोगे, मार्केट से सामान लाने के लिए तुम मोपेड प्रेफर करोगे, बराबर ना? तो बस यही बात यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करो, एनालॉजी को समझो। क्या है? सेल के पास एक साथ पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसमें दुनिया भर के जीन्स है, लेकिन सेल को अगर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन ही पूरा करना है तो वो एक साथ अपनी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज क्यों करेगा? Cell will use only that part of the genetic information which is required for completion of that function. So that's what the thing written. Again read it now. Despite presence of all genetic information at once or at a time, cell uses only part of its genetic information which is specific for function to be fulfilled or function रोल टू बी प्लेड, राइट? मतलब अगर सेल को सपोज आरबीसी, इस सेल की अगर हम बात करें तो उसका फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना, बराबर? लेकिन आरबीसी के पास भी मतलब वो जीन्स प्रेजेंट है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बॉडी को प्रोटेक्ट करना कौन सी सेल का काम है? डब्ल्यूबीसी का। तो आरबीसी के अंदर वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते जो प्रोटेक्टिव है, आरबीसी के अंदर सिर्फ वही जीन्स एक्सप्रेस होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करने से रिलेटेड है, और डब्ल्यूबीसी में सिर्फ वही जीन्स एक्सप्रेस होते हैं जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। डब्ल्यूबीसी में ऑक्सीजन कैरी करने वाला जीन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। डब्ल्यूबीसी के पास ऑक्सीजन कैरी करने वाला जीन है और आरबीसी के पास प्रोटेक्शन करने वाला। लेकिन क्योंकि आरबीसी फंक्शनली क्यों बनी है? ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, और डब्ल्यूबीसी फंक्शनली क्यों बनी है? प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए। तो अपने अपने फंक्शन से रिलेटेड जीन्स ही एक्सप्रेस होंगे किसी भी सेल में, भले ही बाकी सभी जीन्स उसमें प्रेजेंट हो, बट जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ उन्हीं जीन्स का होगा जो उस सेल के फंक्शन से जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाट द पॉइंट सेज। अगेन रीड इट। Despite presence of all genetic information, cell uses only part of its information which is related to its function. Is it okay? Now, next point, बहुत logical, again बहुत simple. Life passes from one generation to next generation in the form of a cell. एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो लाइफ पास होती है वो किस रूप में होती है? एज अ सिंगल सेल। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ। सपोज ये मेल पेरेंट है, मतलब फादर है, और ये फीमेल पेरेंट है, मतलब मदर है। तो फादर कंट्रीब्यूट्स मेल गमेट एंड मदर कंट्रीब्यूट्स फीमेल गमेट। अब गमेट ये तो टर्मिनोलॉजी है, अब ये मेल गमेट हो या फीमेल गमेट, ये है क्या? सेल है ना, सिंगल सेल है। तो इन दो सेल्स के फ्यूजन से एक कंबाइंड सेल बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ये भी एक सेल है, और इसी जाइगोट से फ्यूचर में क्या बनता है? नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन सी जनरेशन हुई? ये हुई प्रीवियस जनरेशन, और ये हुई नेक्स्ट जनरेशन। दोनों के बीच क्या है? सेल। तो लाइफ passes from previous generation to next generation in the form of cell. That's what point says. कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच लिंक के तौर पे कौन प्रेजेंट होता है? एक सिंगल सेल। फिर उसको तुम गमेट कहो या फर्दर जाके उसको तुम जाइगोट कहो। इट्स अ लिंक बिटवीन टू जनरेशंस एंड इट इज बेसिकली अ सेल, राइट?
जाइगोट ये तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो गमेट हो या जाइगोट हो वो क्या है, वो एक तरह की सेल है, राइट। बराबर। नाउ इफ यू लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, what is written, these are all easy points now, easy to understand, easy to remember. All the present day cells have common origin. Point भले ही छोटा हो, इसका अर्थ या इसका मीनिंग काफी बड़ा है। क्या लिखा है फिर से एक बार, all the present day cells have a common origin. अब present day cells मैं जब बोलता हूँ तो मैं सिर्फ ह्यूमन स्पेसिफिक बात नहीं करता। अगर आप अपने आजू बाजू भी देखो, अपने सराउंडिंग में भी देखो, तो आपको कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स या कितने तरह के लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं। थोड़ा सा आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारे बाजू में पता नहीं कितने टाइप के प्लांट्स हैं, तुम्हारे सराउंडिंग में पता नहीं कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे सराउंडिंग में दिखने वाले एनिमल्स ही इतने हैं कि जिनको एनलिस्ट करो तो पेज नहीं पूरेगा। बफेलो से लेकर, काउ से लेकर, डॉग से लेकर, कैट से लेकर, टाइगर से लेकर, लायन से लेकर, ये ट्री, वो ट्री, इसका प्लांट, उसका प्लांट, ह्यूमन, सब क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स है, इनमें पता नहीं हजारों टाइप की डिफरेंट सेल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी ऑर्गेनिजम्स या इन सभी की सेल्स एक कॉमन सेल से अराइज हुई है, जो लाखों साल पहले, हजारों भी नहीं, लाखों करोड़ों साल पहले दुनिया में अर्थ पे सबसे पहली बार जब कोई पहली सेल बनी, उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ लाइफ व्हेन स्टार्टेड ऑन द अर्थ, इट वाज बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। Okay, the first cell that arose, okay, first ever cell on earth, इसे हम कहते हैं प्रो सेल। ये पहली लिविंग सेल जो दुनिया में बनी, अर्थ पे बनी, वो करोड़ों साल पहले बनी, ठीक। और वो कैसे बनी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या कोई आंखों देखा सबूत हमारे पास नहीं है, क्योंकि करोड़ों साल कोई जिंदा नहीं रहता, राइट। तो तुमको कौन बताएगा एग्जैक्टली कि पहली सेल कैसे बनी, लेकिन हमारे जियोलॉजिस्ट्स, हमारे इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट्स ने अपने वर्क के जरिए एक पूरा कॉन्सेप्ट हमको बताया है, जो हमें ये समझाता है कि हाउ एग्जैक्टली the first life on earth arised, right? लेकिन फिर से वही बात कि इस चीज़ को समझाने के लिए एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर, एक पूरा डेडिकेटेड यूनिट तुमको सिलेबस में है। उस यूनिट का नाम अगर मैं बोलूँ तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ नाम से एक चीज़ हमें फ्यूचर में पढ़नी है, जहाँ हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरा ईमानदारी से, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे पहली लाइफ या पहली सेल दुनिया में आई। लेकिन फिलहाल के लिए सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है कि वो सेल जैसी भी आई, आज दिखने वाली अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट अलग अलग सेल्स उसी पहली सेल से अराइज हुई है, राइट। नाउ दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि ऑल द प्रेजेंट डे सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म have common origin, that is arise from that common or first ever cell formed on earth. Is it okay? And to some extent we must consider this point as a valid point, because we do not have any means to deny this. हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम इस चीज को डिनाई करें। ये काफी हद तक सही चीज है कि आज हम जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स देखते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं एक कॉमन ओरिजिन से जुड़े हुए हैं, और वो कॉमन ओरिजिन है वो पहली सेल
जो दुनिया में सबसे पहली बार बनी, जिसको हम फर्स्ट लिविंग सेल कहते हैं या प्रोबायोटिक सेल कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये दो पॉइंट फिर से जुड़े हुए हैं और आसान है। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? आउट ऑफ द 11 पॉइंट, मतलब ओवरऑल इस तरफ का पहला पॉइंट, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। सिंपल सी बात है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी शो करता है तो वो एक्टिविटी दिखती है, लेकिन थोड़ा पीछे जाके सोचो कि वो एक्टिविटी किसका रिजल्टेंट इफेक्ट है, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट सभी सेल्स की इंडिविजुअल एक्टिविटी को जोड़े तो वो एक रिजल्टेंट एक्टिविटी होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ तो सपोज मैंने इस हाथ को या इस पाम को ऐसे किया सिंगम, तो ये जो उंगलियां है वो नीचे गई, ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। अब तुमको एक्टिविटी कौन सी दिख रही है? दैट उंगलियों का नीचे जाना और उंगलियों का खुलना। तो दिख ये एक्टिविटी है, ये सेल दिख रही है? नहीं। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में जाके सोचो कि उंगलियां नीचे क्यों आई या उंगलियां ऊपर क्यों गई? क्योंकि इस उंगलियों के अंदर प्रेजेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक, और दूसरी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये ऊपर गई, बराबर ना? तो ये जो एक्टिविटी है ये मसल्स की वजह से हुई है। और मसल्स किससे बनी हुई है? मसल्स बनी हुई है सेल्स से। तो मसल की सेल्स इंडिविजुअली जब काम करेंगी तब मसल्स काम करेंगी, और मसल्स काम करेंगी तो ये एक्टिविटी दिखेगी। तो इसका साफ मतलब है कि इंडिविजुअल सेल्स का फंक्शन जोड़ा जाए तो उसका सम टोटल मतलब किसी बॉडी पार्ट या किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा शो की गई कोई एक्टिविटी में दिखता है। दैट्स व्हाई व्हाट इज रिटन, एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एनी एक्टिविटी, नॉट जस्ट दिस, एनी एक्टिविटी like speaking, like thinking, like walking, like talking, like eating, like digesting, any activity, okay, of an organism are sum total of activities of cell। जैसे सोचो अगर तुमने खाया हुआ फूड डाइजेस्ट हुआ तो डाइजेस्ट किसने किया? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किससे बनी हुई है? दुनिया भर के अलग अलग सेल्स से। तो वो सेल्स इंडिविजुअली काम कर रही है, तो उन सेल्स का सम टोटल इफेक्ट मतलब डाइजेशन है। दैट्स व्हाट दिस थिंग इज। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? द लास्ट थिंग ऑफ अ सेल थ्योरी और लास्ट ऑब्जर्वेशन गिवन इन अ सेल थ्योरी ऑफ श्नेडर एंड श्वान, नो ऑर्गेनिज्म कैन शो फंक्शन और एक्टिविटी दैट इज absent in its constituent cells। ये अलग है। यहाँ पे हमने कहा कि any activity shown by an organism is a resultant effect of sum total of the activities of its cells। दूसरे पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि no organism can show an activity or a property or a function that is absent in its constituent cells। मतलब ये इसका कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर सकता जो कैरेक्टरिस्टिक या जो एक्टिविटी उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ना हो। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं तो प्लांट का जो ग्रीन हिस्सा होता है, लीफ, वो फोटोसिंथेसिस क्यों कर सकता है और हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते? सोचो, just think why plant can show photosynthesis and why we can't show photosynthesis. Very simple explanation is there. Photosynthesis needs a structure called chloroplast which is present in the cells of plant and absent in the cells of animals. That's the reason animals cannot show photosynthesis while plant can show photosynthesis. Now read this. No organism or body
can show function or activity that is absent in its constituent cells. No chloroplast, no photosynthesis. Simple. So these are all the points, or these are all the observations that are done by Schleiden and Schwann, and proposed their or put forward their modern cell theory in front of us. Okay. Now, next thing that we are going to see is all the objections or all the shortcomings or limitations that are arised to this or in front of this theory. ऐसी चीजें जो objections है या जो ऐसा हम कहें कि exceptions है जो ये theory explain नहीं कर पाई. Okay, but for a while you have a look at all these points before we move on to objections. Okay, now we just remove this because we don't have space to explain objections. Okay, थोड़ा सा एक हम हमेशा याद रखें कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें भले ही लगे कि एक बार पढ़ने के बाद हमको समझ में आ गया या हम इसको अच्छे से समझ गए, बट हमारा दिमाग जो है वो हमको कई बार धोखे में रखता है. ठीक, तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट या मतलब जिसको हम कहें कि बहुत ज़्यादा खुद पे भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत बुरी बात है. तो हमेशा एक आदत हम में रहनी चाहिए कि जो भी हम पढ़ें या जो भी हम देखें उसको बार बार देखें या बिना देखे उसके बारे में सोचें और उसको रिकॉल करते रहे. और सिर्फ रिकॉल करना इन द सेंस मैं तुमको ये एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दे रहा कि तुम चीज़ों को याद करो. याद करने का एरा खत्म हो गया. ठीक है ना, रट्टाफिकेशन जिसको कहते हैं या जिसको हम कहते हैं मगिंग अप, वो एरा खत्म हो गया. ठीक, एरा खत्म हो गया इन द सेंस 10th स्टैंडर्ड तक अगर तुमने किया हो तो वो अभी बिल्कुल भी ट्राई मत करना. इट्स वेरी डेंजरस थिंग फॉर यू पीपल. ओके, अभी जो तुम्हारे लिए ज़रूरी चीज़ है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना. तुम्हारा एक टॉपिक अगर पढ़ा तुमने तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाई दैट टॉपिक इज देयर एंड व्हाट दैट टॉपिक इज ट्राइंग टू टीच यू. तुमको उस टॉपिक से क्या समझना चाहिए और तुमने उस टॉपिक को कितना समझा, इसको हमेशा एनालाइज करते रहना चाहिए. जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को रिकॉल करेंगे, उसके अलग अलग डायमेंशंस को सोचेंगे, उतनी वो चीज़ हमको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी. राइट, वी नीड टू raise the questions and we need to find the answers to the raised questions by any means. Like if I am your teacher, it's my responsibility to clear your doubt if you ask me, right? But if you don't ask, don't expect that people will tell you everything because they don't know what exactly you want, right? तुमको क्या दिक्कत है या आगे वाले को नहीं समझ में आ सकता. So we need to ask and we need to solve the problems as soon as they arise. ठीक, जमा करके नहीं रखना प्रॉब्लम्स को. और अगर हम पढ़ेंगे तो नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रॉब्लम्स आएंगे. जो पढ़ेगा उसी को प्रॉब्लम आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. करेक्ट. थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर सोचो. और फिलहाल हम ध्यान देते हैं ऑब्जेक्शंस. ऑब्जेक्शंस किसके? ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी. ओके, पहला ऑब्जेक्शन वायरसेस. ओके, वायरसेस आर acellular but still they are
considered as organisms. ठीक, फर्स्ट ऑब्जेक्शन है viruses are non-cellular or acellular but still they are considered as organisms. दूसरा ऑब्जेक्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं. Many organisms like rhizobus, a kind of fungi, and slime molds contain many nucleus in a single cell, while cells like sieve tube मतलब फ्लोएम में या फिर मैच्योर RBCs do not contain nucleus at all. ठीक, ये हुआ दूसरा ऑब्जेक्शन. तीसरा, थर्ड ऑब्जेक्शन हम कंसिडर करने से पहले इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर तीसरे की तरफ जाते हैं. ठीक, पहला ऑब्जेक्शन क्या है कि सेल थ्योरी कहती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. लेकिन वायरसेस एक ऐसी एंटाइटी है, जैसे आजकल वायरस काफ़ी चल रहा है, पहले भी हम कह चुके हैं, कोरोना हो या और कोई वायरस हो, वायरसेस एक ऐसी एंटाइटी है जिसमें सेल जैसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना वो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते. दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट. दे आर पैरासाइट्स एंड दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट. ओके, तो फिर उसमें वायरसेस में अगर सेल जैसा कुछ भी नहीं है, वायरसेस अगर नॉन सेलुलर या असेलुलर है, तो फिर हम उन्हें ऑर्गेनिजम्स क्यों कंसिडर करते हैं? Why we consider them as organisms if they do not possess anything like a cell? This is one valid objection that is made against cell theory. Nothing was explained about viruses in cell theory. Next objection है हमारा वो पॉइंट को लेकर जिस पॉइंट में कहा गया है सेल थ्योरी में कि every cell has got a small mass of protoplasm with a single nucleus in it. राइट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये है कि हमारे पास कई ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ देखो आप राइजोपस जैसी फंगस या स्लाइम मोल्ड्स जैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक, जिनकी सेल में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, मेनी न्यूक्लियाई एट अ टाइम. ठीक, सेल थ्योरी कहती है कि सेल शुड कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस विद अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बट हियर वी आर ऑब्जर्विंग in case of rhizopus or slime molds there lies many nuclei in a single cell. और दूसरी तरफ हमको कुछ सेल्स ऐसी दिखती है जैसे कि मैच्योर हो चुकी रेड ब्लड कार्पसेल्स RBCs, या फिर sieve tube जो कि फ्लोएम में प्रेजेंट होती है, sieve tube नाम की सेल्स या sieve tube एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें. ये ऐसी सेल्स है मैच्योर RBCs या sieve tube जैसी सेल्स जो सेल्स तो है लेकिन उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. मतलब यहाँ समझो कि सेल थ्योरी क्या कहती है कि सेल शुड possess a prominent protoplasm with a nucleus. यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पे एक तरफ सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो दूसरी तरफ सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है. तो इन चीज़ों को हम सेल थ्योरी में नहीं देखते. सेल थ्योरी कहती है कि एक न्यूक्लियस होना चाहिए, इधर एक तरफ एक से ज़्यादा है तो दूसरी तरफ है ही नहीं. दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑब्जेक्शन मेड अगेंस्ट सेल थ्योरी. तीसरा ऑब्जेक्शन हम कहें कि
Schleiden and Schwann did not explain any mechanism behind formation of न्यू सेल्स. आप थोड़ा सा उस पॉइंट को रिकॉल करो जिसमें कहा गया था सेल थ्योरी के हिसाब से कि ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड ऑल द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल. बट ऑब्जेक्शन ये है कि हाउ एग्जैक्टली द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम देयर पेरेंट सेल. जो सेल डिवीजन है माइटोसिस मियोसिस वो बाद में खोजा गया. सेल थ्योरी जब दी गई तो सेल थ्योरी में ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन श्लेडन एंड श्वान ने नहीं दिया जो ये बताए कि हाउ एग्जैक्टली द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑब्जेक्शन कि श्लेडन एंड श्वान डिड नॉट एक्सप्लेन एनी मैकेनिज्म बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. दे जस्ट सेड कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड was not explained by Schleiden and Schwann. So these are some basic objections or basic limitations of the cell theory or which was made against cell theory. If you remove these objections, then all other things in a cell theory are very much valid. So it is the reason why we still believe in cell theory and why we still follow cell theory that was given by Schleiden and Schwann, the modern cell theory. Have a look at the objection once, and if we are done with this, we are done with our first core topic, that is cell theory. Next time we meet, we will look for some other topic, particularly cell type. As we said, we have two types of cells, so we will first discuss prokaryotic and then we will discuss eukaryotic cell in complete details. Okay, one by one. Okay, so thanks, and this is it with this lecture.